अखिलेश यादव का हाल भी मायावती की तरह होने वाला है? क्या आप अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के दौर के भ्रष्टाचार की एक एक नकेल उतार ली है अमित शाह की टीम ने? जरा इस बात को समझिए सबसे पहले कि मायावती एक बरगोरी नेता थी। मायावती के जुबान से हमेशा जहर आग ही निकलता था। मायावती किसी को भी नहीं छोड़ती थी। मायावती भारतीय राजनीति की एक बरगोरी नेत्री थी। उस मायावती ने चुप्पी क्यों साध ली है? खुद को दलितों का मसीहा कहने वाली मायावती ने चुप्पी क्यों साध ली है? आप ये गौर करें कि जब से नोटबंदी हुआ तो एक राजनीतिक दल ने एक तरह से जमीन सूंघ लिया, वो मायावती की पार्टी है। अक्सर शिकायत आती थी कि मायावती की पार्टी से यदि किसी को टिकट पाना है तो उसे सीधे कैश देना होता था। मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिनके रिश्तेदारों ने, उनके सगे भाइयों ने उस पार्टी से टिकट पाया तो बड़े पैमाने पर पता चला कि इस टिकट के लिए खर्चे दिए गए। और मायावती खुल करके कहती थी कि हां, हम यदि मंच देते हैं किसी को, मेरे कारण यदि कोई जीतता है, मेरे कारण यदि कोई संसद पहुंचेगा और मेरे कारण यदि कोई विधानसभा पहुंचेगा तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी और पार्टी खैरात में नहीं चलती। उस मायावती का यदि आप साम्राज्य देखेंगे दिल्ली में तो आप चौंक जाएंगे कि किसी राजा महाराजा की, दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली मायावती का उस दिल्ली में, जो सेंट्रल दिल्ली में जो मायावती का आलीशान घर है जिसे वो काशीराम के नाम पर समर्पित करना चाह रही हैं, आप उनके दीवारों को यदि देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आपको लगेगा कि किसी मध्ययुगीन राजा का किला है। एक समय में जब हम लोग वहां रिपोर्टिंग करने जाते थे तो चौकीदार, ये जो वहां पुलिस होती थी, वो आपको उसके आसपास भटकने नहीं देती थी। आप उस पाए के पास खड़े नहीं हो सकते थे। आज आलम अलग है। कांग्रेस पार्टी की जब कभी भी कोई खास मीटिंग होती है तो मायावती के सामने बंगला रोड जो है, बंगला साहब रोड, उसी वहीं पर होती है और वहां पर गुरुद्वारा बंगला साहब के पास है ये, और वहां पर ठीक उसके सामने में मायावती का घर है। इसलिए इस चीज को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से महसूस किया कि आपके ऊपर, आपको किसी भी समय में, आप पत्रकार हो, ऐसी की तैसी आपकी करवा देगी मायावती। मायावती का इसी ढंग का किला हमें तब देखने को मिला जब मायावती मुख्यमंत्री थी। लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास को किला में बदल दिया मायावती ने, और वहां पहुंचने के लिए आपको कई बार एहसास होगा कि आप प्रधानमंत्री के कार्यालय में पहुंचने से ज्यादा आपको तामझाम मायावती के दौर में उस समय होता था। वो मायावती जिसने करोड़ों करोड़ का साम्राज्य इकट्ठा किया। आरोप लगता है कि मायावती के राज में और अखिलेश के राज में फर्क यह है कि मायावती के दौर में कम से कम प्रशासन टाइट होता था, खुल्लम खुल्ला लूट नहीं था, पूरा पैसा एक जगह सेंट्रलाइज होता था। लेकिन अखिलेश यादव और उसके पप्पा के दौर में पूरा लूट का तंत्र था। मायावती की जब नोटबंदी हुई तो माना गया कि पार्टी की जो अवैध फंडिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा चोट मायावती की पार्टी को लगा। आमतौर पे आपको खैराती और खलियर खैराती कहेंगे। इस नोटबंदी से फर्क क्या पड़ा? इस नोटबंदी से इतना जबरदस्त फर्क पड़ा कि ये बेनामी संपत्तियों का दौर, पार्टी में, पार्टी के फंडिंग के नाम पर अपने काले धन को छुपाने का खेल, इसमें एक बहुत बड़ा विराम लगा। अब जरा इस बात को समझिए। दो चीजों पर मैं धीरे धीरे आता हूं कि कैसे, क्यों संसद भवन के अंदर, राज्यसभा के अंदर जया बच्चन ने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ उसने कहा या फिर उसे इसके लिए प्रोवोक किया गया। यदि तुम ये ऐसा नहीं बोलोगी तो इन फ्यूचर तुम्हें अब राज्यसभा का टिकट तुम्हें आगे नहीं मिलेगा, हमारी अब औकात भी नहीं रही। दूसरी बात, अभी तुम्हारी बहू जेल जाने वाली है और तुम्हारे ऊपर भी शिकंजा कस सकता है। जरा इस चीज को समझिए। अखिलेश यादव के जिन सिपह सालारों के यहां छापेमारी हुई है उसमें कौन कौन है, पीछे चर्चा हो चुकी है। वो राजीव राय हैं, राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता हैं। उनका मेडिकल कॉलेज पता चला कि बेंगलुरु में उनका मेडिकल कॉलेज है। जैनेंद्र यादव हैं, ये लखनऊ में समेत इनकी सबके 30 जगहों पर छापेमारी हुई। मनोज यादव हैं, मैनपुरी पे हैं। अखिलेश यादव के ओएसडी, प्रवक्ता, ये सिपह सालार की पूरी टीम है जिसके पास पता चला कि सैकड़ों करोड़ की अवैध संपत्ति है।
सेल कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं और विदेशों से ये तमाम जगहों से इनके इसमें फंडिंग होती है। दरअसल ये तमाम चीजें इस रूप में सामने आई हैं कि ये पता चल रहा है कि अखिलेश यादव के अवैध धन का इन लोगों के पास फंडिंग है। आईटी की टीम को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को यह भी पता चला है कि दर्जनों ऐसे ठेकेदार हैं जिनके नाम से चेकबुक मिले हैं। कई ठेकेदारों के नाम सामने आए हैं, कई बिल बुक और साइन किए हुए चेक मिले हैं। मतलब इन लोगों के नाम पर कुछ लोगों ने जो चेक दिया हुआ है वो ब्लैंक चेक, कुछ ऐसे चेक हैं जिसपे साइन है और रकम की है कि डेट के हिसाब से इस रूप में इतनी तारीख को दी जानी है। ऐसे दर्जनों ठेकेदारों का पता चला है। मतलब इस आईटी छापेमारी को आप सामान्य मत समझिए। इस आईटी छापेमारी ने दरअसल मुश्किलें बढ़ा दी है। अब ये चीजें भी सामने आती है कि क्यों, क्या एक तरह से एक सांकेतिक, मुलायम सिंह यादव के साथ संघ प्रमुख की तस्वीर ये सांकेतिक थी। 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुभाष चंद्रा के एक पुस्तक विमोचन में अखिलेश यादव के पप्पा का वहां पहुंचना और फ्रेम में आना क्या सहज मामला था, सामान्य मामला था? दरअसल इस बात को समझिए, मैं भूल जाता हूं कई बार। मैं आपको विश्वनाथ चतुर्वेदी के साथ कोई एक दिन लाइव जोड़ता हूं। विश्वनाथ चतुर्वेदी हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने एक सेल तैयार किया है 100 करोड़ रुपए का, उस आज से 12-13 साल पहले का है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव और उनके दूसरे बेटे प्रतीक यादव, जो अखिलेश का सौतेला भाई है, उसके नाम पर 100 करोड़ रुपए की सेल डीड है। इसमें डिंपल यादव का भी नाम था, लेकिन बाद में डिंपल यादव का नाम हटा दिया गया। यह माना गया कि डिंपल के शादी से पहले का ही अवैध संपत्ति है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बड़े षड्यंत्र के तहत कुछ जर्नलिस्टों ने यह मामला ये खबर चलवा दी कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला क्लोजर फाइल कर दिया सीबीआई, जबकि यह मामला अभी तक एफआईआर हुई नहीं, कि कुछ चीजें हुई नहीं थी, बस सिर्फ सेल डीड का मामला था कि सुप्रीम कोर्ट को ही कहा गया था कि इस मामले की जांच की जाए। यह माना जा रहा था कि दरअसल उस समय की मनमोहनी सरकार में सोनिया कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव का गर्दन दबा दिया था कि समर्थन करो, नहीं तो बेटा तुम्हें हम तुम्हारी औकात बता देंगे। सत्ता में इसी मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा था कि वो धुरंधर व्यक्ति है, वो कब केचुआ बन जाना है और कब अकड़ दिखाना है मुलायम सिंह को बेहतर ही आता है। मुलायम सिंह इसके मास्टर ही है। इसीलिए एक सामान्य पहलवान, एक गांव गंवई का एक पहलवान, जिसने ना सिर्फ करोड़ों की संपत्ति खुद अर्जित की, पूरे कुनबे को फैला दिया। अब जरा इस बात को समझिए। मुलायम सिंह यादव खुद को समाजवादी कहते हैं, लेकिन उनके नातेदार, रिश्तेदार, ऊपर से नीचे तक संसद में, विधायकों में पूरा परिवार, रामगोपाल यादव से लेकर के उनके अपने सगे भाई शिवपाल यादव से लेकर के उन सब की पत्नियां, उन सब के बच्चे, सब के सब सत्ता में सीधी घुसपैठ है इन सब। लेकिन जरा कभी सोचिए कि इस देश में जेटली का भी 2 साल पहले जेटली का क्या वर्चस्व था। अरुण जेटली के लिए बारे में कहा जाता है कि इस देश की सत्ता चलाते हैं। आज जेटली के बच्चे कहां हैं? मनोहर पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री थे, भारत के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री में नाम था उनका। अंतिम समय में जब उनकी मौत हो गई, तब भी वो नाक में पाइप लगाकर काम कर रहे थे। मनोहर पर्रिकर के बच्चे कहां हैं? सुषमा स्वराज जब देश की विदेश मंत्री थी, माना जा रहा था भारत की आजादी के बाद सबसे प्रभावशाली विदेश मंत्री हैं सुषमा जी। सुषमा जी अपने ट्विटर हैंडल से कई तरह के मामले हल कर लेती थी। आज सुषमा की बच्ची कहां है, सुषमा का बेटा कौन है, बेटी कौन है, देश नहीं जानता। लेकिन मुलायम सिंह यादव एक साधारण पहलवान, प्राइमरी स्कूल का टीचर, राजनीति में आया, जाति और मजहब के नाम पर राजनीति शुरू की और पूरे कुनबे को समाजवाद के नाम पर संसद और पार्लियामेंट में घुसपैठ करा दी। मुलायम सिंह यादव का बेटा ऑस्ट्रेलिया में कौन सी इंजीनियरिंग करके आया, उसे इतनी समझ नहीं है कि इस कोरोना वैक्सीन को उसने मोदी वैक्सीन कह दिया। और ये पॉलिटिकल बयान नहीं था, ये किसी व्यक्ति की सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है कि आज ईश्वर करे उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाए। आज अखिलेश यादव जिसने इस वैक्सीन का मजाक उड़ाया और कार्यकर्ताओं को इससे दूर किया, उस अखिलेश यादव की पत्नी और उसकी बिटिया दोनों कोरोना पॉजिटिव पा गई। अखिलेश खुद निगेटिव हैं, लेकिन क्वारंटाइन उन्होंने खुद किया हुआ है, कई सभाएं उन्होंने स्थगित कर दी है। ये चीजें इसलिए कि एक समझिए कि एक व्यक्ति जिसका मेंटल लेवल ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया से वो पता नहीं भारत में यदि
इसकी योग्यता होती तो आईआईटी कंप्लीट कर लिया होता, इंजीनियरिंग, देश की इंजीनियरिंग कर लिया होता। कौन सी इंजीनियरिंग करने गया जो ऑस्ट्रेलिया से करके आया, और उसका सदुपयोग कहां हुआ। जैसे लालू प्रसाद यादव के हर बेटियां जो है, उस दौर में जब लालू प्रभावशाली थे, तो जब लालू सत्ता में थे तो लालू की हर बेटी डॉक्टर और इंजीनियर हुआ करती थी। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में लालू के बेटियों का एडमिशन हो जाता था और वो टॉपर हो जाती थी। उसमें से कोई भी, उसमें मुझे नहीं लग रहा कि एक भी नौकरी करे। मीसा भारती तो मेडिकल में भी टॉप कर गई थी, लेकिन डॉक्टरी का कभी सिरिंज भी चलाने आता है ये नहीं जानता देश। लेकिन जब लालू की सत्ता गई तो दोनों बेटे जो है उसके, वो कोई 5वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, दोनों फेल ही है। लेकिन जब लालू की सत्ता थी तो उसके सभी बच्चे बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप कर जाते थे, ना सिर्फ सिलेक्शन होता था, टॉप कर जाते थे। और पूरे बिहार में जब बेटियों की शादी होती थी तो पटना में जितने भी शोरूम कार के होते थे, वो कारें उठा ली जाती थी बारातियों को के स्वागत के लिए। पूरा साम्राज्य था। ठीक वही स्थिति अखिलेश यादव के दौर में थी। एक खास समुदाय विशेष के लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं होता, उन्हें लूट की आजादी दी गई थी। नौकरी तो मिलेगा नहीं, लूट करने की आजादी है। अब जरा इस बात को समझिए, आईटी की टीम ने जो जांच की है, यह पता चला है कि इसमें 408 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के जरिए हासिल किया गया। पूरा ब्लैक मनी का साम्राज्य है। जो टैक्स नहीं दिया गया, उसमें माना गया, स्वीकार किया गया 68 करोड़ रुपए अवैध है। और इसके साथ इन लोगों के ऊपर जो पूरी टीम जो है, ये राजीव राय, जैनेंद्र यादव, मनोज यादव, ये तीनों दिन के यहां छापेमारी हुई है। इनके 30 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। देश भर के 6 से 7 शहरों में इन तीनों के, ये तीनों अखिलेश यादव के सिपा सालार है। तो सवाल यह है कि इनकी अवैध पैसे में अखिलेश यादव की हिस्सेदारी क्या है, और क्यों अखिलेश यादव कहते हैं कि अभी तो आईटी का हुआ है, फिर सीबीआई का होगा और फिर ईडी का भी होगा। खैरातियों की टीम को सूत्रों के हवाले से खबर मिल गया। कोई इस बात को नहीं झुठलाता कि आखिर इन लोगों के ऊपर आरोप क्या है। अब दूसरी चीज को जरा समझिए कि क्या ये पार्टी फंड के रूप में जो पैसे आते हैं वो कहां से आते हैं, और मायावती को क्यों बंद हो गए। तो क्या समाजवादी पार्टी की दुकान भी बसपा की तरफ बंद होने वाली है? क्या इस देश में पार्टी फंड के नाम पर जो अवैध पैसा बिजनेसमैनों का आता है और उसके बाद उन्हें लूट का अधिकार मिलता है, उसका दौर खत्म हो रहा है? अखिलेश यादव जैसे लोग जो जमीन से कटे हुए हैं, जो वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन बताते हैं, उन सब की ये गत होने वाली है। अब दूसरी चीज जरा समझिए, समाजवादी पार्टी, अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वो किसी भी उनके राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के मित्र थे। राजीव गांधी जब कमजोर होने लगे, ये गांधी परिवार का हिस्सा, उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरा सिपह सालार। जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई, राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को राजनीति में बुलाया। बोफोर्स का मामला आया, अमिताभ बच्चन का भी नाम आया, अमिताभ और उनके भाई का भी नाम इसमें फंसने लगा। तो बदनामी राजीव गांधी की हुई, तो अमिताभ बच्चन को पार्टी से साइडलाइन कर लिया गया और परिवार के साथ उनका रिश्ता खराब हो गया। और अक्सर वो कमेंट्स करते थे कि वो तो राजा है और हम रंक हैं। ये पब्लिक मंच पर अमिताभ बच्चन गांधी परिवार के लिए कहा करते थे, हमारा उनसे क्या रिश्ता, वो राजा है, हम रंक हैं। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने एबीसीएल कंपनी बनाई। एबीसीएल कंपनी बैठ गई क्योंकि सरकार को पता चला कि इस तरह की कंपनियों में कैसे क्या कुछ होता है। कंगाल हो गए अमिताभ बच्चन, तो अमर सिंह ने उन्हें जीवन दान दिया। अमिताभ ने खुद को तो राजनीति से अलग कर लिया, लेकिन बड़े खेल रूप में जया बच्चन को समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया, ताकि अमिताभ बच्चन का जो ग्लैमर इस देश में है, अमिताभ बच्चन का जो प्रभाव है, उनका जो एक ऑरा है, जो एक सदी के महानायक हैं, उसका प्रभाव समाजवादी पार्टी को मिले, और जया बच्चन को इसीलिए पार्टी में शामिल किया गया। अब देखिए जरा इस बात को कि जया बच्चन जिस बदतमीजी के साथ सामने आती है, चाहे वो बॉलीवुड के मामले को लेकर उन्होंने थाली में छेद कहा, पत्रकारों के साथ उनकी बदतमीजी हमेशा है। ये चूंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं इसका, कि किस तरह से हमने सोचा कि जया बच्चन आई हैं राज्यसभा से, तो हम उसका छोटा सा इंटरव्यू करना चाह रहे थे, बेहद बदतमीजी से पेश आई और पता चला दर्जनों पत्रकार के साथ वो बदतमीजी कर चुकी हुई है। लेकिन जब अपनी जरूरत होती है तो लाल टोपी पहन करके आती है और कैमरे को बुलाती है कि हाँ भाई मेरी बाइट लो। ये पिछले दिनों देखने को मिला। जया बच्चन के लिए बहुत सारी बातें आज के भी मीम्स बन रहे हैं कि जया बच्चन की उम्र की ही रेखा है, रेखा देखिए कितनी खूबसूरत और आज भी बला की सुंदर लगती हैं, ये हेमा मालिनी भी हम उम्र है, ये सब के सब। लेकिन ये क्यों ऐसी लगती है?
ये ललिता पवार क्यों लगती है, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब सवाल सिर्फ इस बात का, मजाक का नहीं है, सवाल यह कि सदन में जया बच्चन ने किसी दूसरे मुद्दे पर जब बहस हो रहा था तो आपा क्यों खो गई? क्या जया बच्चन को प्रवोक किया गया कि हम तुम्हें राज्यसभा क्यों भेजते हैं? क्या समाजवादी पार्टी को यह डर लगने लगा है कि अब बर्बादी हमारी तय है और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमारी बात को मजबूती से रख सके? लगातार ये आएगा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तो जया बच्चन ही एक ऐसी शख्सियत थी, जया बच्चन ही एक ऐसी शख्सियत थी जो पार्टी की साख बचा सकती थी, क्योंकि जया बच्चन न सिर्फ जया बच्चन है बल्कि वो अमिताभ बच्चन की पत्नी है। और अमिताभ बच्चन की पत्नी यदि इस मुद्दे पर बोलती है कि हम तुम्हें श्राप देते हैं, आप हमें बर्बाद करना चाहते हैं, आप हमें गला दबाना चाहते हैं, तो यदि कोई सपा का कोई सामान्य नेता यदि बोलता तो इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब जया बच्चन इसे बोलती है इसका इंपैक्ट पड़ता है। इसका मतलब पब्लिक में मैसेज जाता है कि अमिताभ बच्चन को भी पार्टी नहीं छोड़ती। लेकिन यही मीडिया तब कभी कुछ नहीं बोली अमिताभ के फेवर में, जब इसी गांधी परिवार के लिए वो कहा करते थे वो राजा हैं और हम रंक हैं। यही खदियर खैरातियों ने कहा था तब कि मोदी बचा रहे हैं अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को मोदी बचा रहे हैं क्योंकि गांधी परिवार से रिलेशन खराब है। और आज यही मीडिया जया बच्चन को विक्टिमाइज कर रही है, यही खैरातियों की टीम। जरा इस चीज को समझिए कि क्या है, क्या ऐसा हो चुका है कि बॉलीवुड में जिन लोगों का प्रभाव था, आप अक्सर हम और आप सुनते थे कि फला फिल्म के लिए फला हीरो को 100 करोड़ रुपए दिए गए, ये 100 करोड़ ना हुआ 100 रुपए हो गया। फला फिल्म ने 500 करोड़ 700 करोड़ की कमाई की, ये 700 करोड़ ना हुआ 700 रुपए हो गए। ये आखिर बॉलीवुड में इतना पैसा आता कहां से है, हम और आप समझ ही नहीं पाए। ये फेल्योर से फेल्योर लोग जब बॉलीवुड में पहुंचते हैं उनका अरबों का साम्राज्य हो जाता है और हम ये चौंक जाते हैं कि एक नचनिया गवैया आखिर इस तरह से। अब बच्चों को हमारे यहां प्रेरित किया जाता है कि ये नौटंकी मत करो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान करो, आईआईटी निकालो, मेडिकल निकालो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आईएएस बनो। कोई नहीं अपने बच्चों को कहता कि जाकर के नौटंकी करो और फिल्म में चले जाओ। आज की तारीख में भी कोई अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करता कि तुम ये नौटंकी करो और फिल्म में चले जाओ। लेकिन ये कैसा पेशा है जिसमें इस तरह का साम्राज्य, करोड़ों की कमाई है? क्यों ये कहा जाता है कि आमिर खान की फला फिल्म जो है चाइना में बहुत कमाई कर गई, लगान ने इतना पैसा कमा दिया चाइना को? भाई चाइनीज को इस लगान में ऐसा क्या दिखाई दे दिया? इस लगान में ऐसा क्या है? ये बहुत से बहुत तो भारतीयता को लेकर के है, थोड़ा बहुत। तो ऐसा क्या है कि लगान में, ये दबंग में, ये सब चाइना से इस तरह से कमाई करते हैं? इन चीजों पर माना जा रहा है कि सरकार का दिमाग ठनका कि आखिर भारतीय फिल्मों का, भारत से इतना नफरत करने वाला चीन, अपने आप को सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानने वाला चीन, इसके लिए बॉलीवुड की कमाई चाइना में क्यों होती है? चीन से इतना फंडिंग क्यों होता है? तो क्या जिसको, अब इस बात को समझिए कि छापेमारी से, इनकम टैक्स की छापेमारी से समझिए, ये ब्लैक मनी क्या है? तो क्या ये जो कहा जाता है कि फलाना हीरो को 100 करोड़ रुपए दिए गए, क्या ये 100 करोड़ रुपए का छलावा होता है? दरअसल इसका मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे आते हैं। सरकार अब इन तमाम चीजों की जांच कर रही है। ये ड्रगिज वुड में, ये कराची वुड में इसी की बेचैनी है। और जया बच्चन की जो परेशानी है, ऐसा लगता है यूं ही है। सवाल यह है कि तुम्हारी बहू का नाम पनामा पेपर्स में आया है। सवाल यह है कि उसका नाम ऐसा क्या है कि जो ही परिवार से शादी हुई, ये पूरा जो है ये डायरेक्टरशिप वापस दे लिया गया। दरअसल होता यही है कि अवैध बेनामी संपत्ति, ये पारंपरिक रूप से आप देखेंगे गांव में जमींदार लोग यही करते थे, अपनी जमीन अपने नौकर चाकरों के नाम कर दिया करते थे। उन नौकरों को पता भी नहीं होता था कि उनके नाम है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने भी अपने ट्विटर अकाउंट और सोशल मीडिया पर डाला है कि कैसे सीमांचल बिहार के पूर्वी हिस्से में का एक वीडियो है। कहा जा रहा है कि एक सरपंच जो है किसी महिला से बलपूर्वक उसका जमीन लिखवा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी लिखवा रहा है और नहीं लिखने पर पीट रहा है। किसी ने चोरी से वीडियो बना लिया है और वीडियो एकदम से हिलता डुलता नजर आ रहा है, कभी पैर दिखता है, कभी हाथ दिखता है, ये चीजें आ रही है। मतलब कि बेनामी संपत्ति ऐसे ही हासिल की जाती रही है पारंपरिक रूप से। आज भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव
ये पूरा जो परिवार, ये कुनबा है, उसके पास ये करोड़ों करोड़ का साम्राज्य कैसे है? इस कुनबा, बिहार राज्य में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, भिखमंगी में ही पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कई ऐसे मुख्यमंत्री थे, भोला पासवान शास्त्री एक थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि आज उनका परिवार झुग्गी की स्थिति में भी नहीं है। ईमानदारी के साथ राजनीति करने वालों का यह हाल होता है, लेकिन लूट के साथ राजनीति का देखिए कि अखिलेश यादव का जो अपना पैतृक निवास जो बना हुआ है, माना जा रहा है कि कई करोड़ों करोड़ का की वो बिल्डिंग है। उसकी जो तस्वीरें अंदर की सामने आती है, मुलायम सिंह यादव जब बीमार थे तो लगता है कि किसी मध्ययुगीन किसी महाराजा का घर रहा हो। अब दरअसल मोदी यही निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की तस्वीर संघ प्रमुख के साथ आई है, क्या डील हो रहा है? और यदि डील हुआ है तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप और हम सबको इसके प्रभाव करना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव की तस्वीर कैसे आई है, इसके पीछे का खेल क्या है। ऐसा क्या है कि मुलायम सिंह यादव ने पलटी मारी और फिर नरेंद्र मोदी के साथ की दोस्ती करवाई? ऐसा क्या है कि पब्लिक मंच पे मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव की को जलील करते हैं, बाप बेटे आपस में लड़ते हैं, लेकिन बेटा को वो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। यदि मुलायम सिंह यदि नहीं चाहें तो क्या अखिलेश यादव बिहार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन सकते थे? जरा खेल देखिए। मुलायम इतने बड़े खिलंदर हैं कि वो अपने भाई शिवपाल यादव के साथ झगड़ा दिखाते हैं, चचा भतीजा का, लेकिन वो अपना साथ दिखाते हैं शिवपाल के साथ, लेकिन सच ये है कि वो चीफ मिनिस्टर अपने बेटे को बनाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो मुलायम सिंह यादव का है या अखिलेश यादव का है? तो फिर ये नौटंकी मुलायम कैसे करते हैं कि अब कहते हैं कि अखिलेश जैसा बेटा भगवान किसी को भी ना दे, जो अपने बाप का ना हुआ वो दूसरे का क्या होगा? ये खेल क्या है? क्या इस खेल के माध्यम से मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को बचा रहे हैं? सवाल यह है कि अब आईटी के इस छापेमारी में जितना इतनी अवैध संपत्ति का पता चला है, उसका क्या होगा? क्या ये ऊपर ऊपर ही खेल हो जाएगा या फिर इसका कुछ सच भी सामने आएगा? तब आपको समझ में आएगा कि इस बॉलीवुडी खेल क्या होता है और क्यों फिल्मी हस्तियों की एंट्री यहां होती है। क्यों इतना पैसा बॉलीवुड में है, फिल्मों में इतना पैसा क्यों है, और क्यों अक्सर कहा जाता है कि फलाना फिल्म चाइना में हिट हो गई और चाइना में इसका करोड़ों का पता चल रहा है। तो क्या उसकी नकेल सरकार ने पकड़ ली है? क्या जया बच्चन की जो बेचैनी है वो इसलिए है कि ये आवक जो है उसके बारे में सरकार को पता चल गया है? सरकार को पता चल गया है कि खान गैंग का साम्राज्य क्या होता है। क्यों आमिर खान तुर्की में जाकर अपनी फिल्म लॉन्च करने जाते हैं, उसकी शूटिंग वहां करने जाते हैं जिस तुर्की के साथ आपका रिलेशन खराब होता है? क्या ये जानबूझ करके जो तुर्की एकमात्र देश है, जो तुर्की जिसने भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में ये किया, उस देश में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाला आमिर खान वहां जाकर के अपने फिल्मों की शूटिंग करता है? क्या आवक का ये माध्यम है? ये कहा जाता है कि हीरो हीरोइन और फलाना को इतना पैसा मिलता है, क्या ये सच है? तो फिर सेलेक्टिव हीरो का ये ग्लैमर क्यों होता है? आप अक्सर देखे होंगे कि फलाना फिल्म हीरो गुमनामी की जिंदगी मर गया, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन सेलेक्टिव कुछ कलाकारों को करोड़ों करोड़ की फंडिंग होती है। क्या इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग का खेल है? क्या सरकार को यह पता चल गया है? क्या ऐसे कंडीशन में इन सब अपराधियों को जेल भेजने के बदले योगी के स्टाइल में नहीं, योगी तो जेल भी भेजते हैं और कुर्की भी करते हैं, शायद अमित शाह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो क्या अब इन सब की संपत्ति भी कुर्क होनी है? ये बेहद दिलचस्प मामला है, इसे समझना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है।